हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। करंट अफेयर की श्रृंखला जो हमारी चल रही है, इसी क्रम में हम एक और महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जो संबंधित है उत्तराखंड की पॉलिसीज पर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो करंट टाइम पर बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, इसके साथ ही कुछ पुरानी पॉलिसीज हैं जो आज भी कार्यरत है। तो उन्हीं पॉलिसीज से संबंधित कुछ डेटा हमारे पास यहाँ पर है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर एक तो आगामी जो ग्रुप सी के एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी पॉलिसी या कोई भी जो पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जाम्स जो मल्टीपल टीयर के होते हैं, जैसे आपका अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस, एफआरओ का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो इन एग्जाम्स में मेंस प्रोस्पेक्टिव से ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पास पूछा जा सकता है कि ये वर्तमान समय में जो नई पॉलिसी आई है इसके क्या प्रावधान है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज है उनको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं और उनके मुख्य प्रावधानों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉलिसी है हमारे पास उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023। अभी हाल ही में, ठीक है, आपको दिख ही रहा है कि 17 मार्च 2023 को उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा को कितना रखा गया है, 5 करोड़ रुपए तक रखा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट लागत से संबंधित जो मैक्सिमम सीमा जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी रहने वाली है इस नीति के तहत, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके कुछ प्रावधान जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि पर्यटन निवेश हेतु बनाई गई नीति के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी और सी में। ठीक है, इसमें श्रेणी ए क्षेत्रों में 25% का अनुदान, श्रेणी बी में 33% और श्रेणी सी के क्षेत्रों के लिए पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। नए पर्यटन उत्पादों और सेवाओं जैसे हेली टूरिज्म, कारावान टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटर के लिए 100% पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नई पर्यटन नीति आगामी 7 वर्षों यानी वर्ष 2020 तक के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने श्रेणियां देखी थी ए, बी और सी, उसके अंतर्गत किन किन जिलों को शामिल किया गया है। तो श्रेणी ए के अंतर्गत हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून का एक बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। बी श्रेणी में देहरादून का पर्वतीय क्षेत्र जैसे कालसी, चक्राता, त्यूनी क्षेत्र। पौड़ी जिले में कोटद्वार, लैंसडौन, यमकेश्वर और धूमाकोट का क्षेत्र। टिहरी गढ़वाल में धनौल्टी, नरेंद्र नगर, बागेश्वर का गरुड़ क्षेत्र और अल्मोड़ा जिले का एक भाग यहाँ पर शामिल किया गया है। और श्रेणी सी के अंतर्गत उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले का शेष क्षेत्र, पौड़ी और टिहरी जिले के वे शेष क्षेत्र जो श्रेणी बी में शामिल नहीं है। तो ये क्षेत्र यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आपको फिर से क्या चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो 3 श्रेणियों में। और अनुदान का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो श्रेणी ए के लिए 25%, श्रेणी बी के लिए 35% और श्रेणी सी के लिए 50% तक का अनुदान यहाँ पर दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इनके प्रावधान भी ध्यान रखने, क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट नीति है हमारे पास उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023। अभी हाल ही में 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सरकार ने आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टार्टअप को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं। प्रदेश सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए तक का वेंचर फंड तैयार करने जा रही है। इससे पहले इस प्रकार के किसी भी फंड की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। केवल जो इन्वेस्टर थे, निवेशक थे, उन्हीं के द्वारा ही फंड की व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी। ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार आइडिया
इंडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जाएगा। यदि कोई स्टार्टअप कंपनी क्रय वरीयता नीति में पंजीकृत होती है तो सरकारी विभाग 10 लाख रुपए तक का सीधा स्टार्टअप से खरीद कर सकती है। यानी अगर रजिस्ट्रेशन किया गया है किसी भी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा क्रय वरीयता नीति में, तो सरकार इससे 10 लाख रुपए तक का क्रय कर सकती है। ठीक है, आगे कुछ देख लेते हैं इसमें। और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 साल तक निशुल्क इंक्यूबेशन की सुविधा भी दी जाएगी, जहां पर इन्हें ट्रेनिंग और स्टार्टअप से संबंधित सहायताएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्टार्टअप कंपनी के उत्पाद को ट्रेडमार्क, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ट्रेडमार्क लेने के लिए सरकार की ओर से प्रति ट्रेडमार्क 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 2 उत्पादों को पेटेंट कराने के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। उत्पादों का डिजाइन तैयार करने के लिए नीति में 10,000 रुपए की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक का एक मुश्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की है। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 5 लाख की राशि भी मिलेगी। स्कूल और कॉलेजों के साथ ही जिला स्तर पर नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नए नवाचार आइडिया को सरकार प्रोत्साहित करेगी। तो ये कुछ प्रावधान है जहां से आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसमें मुख्य प्रावधान किए गए हैं। अगली नीति है हमारे पास उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, या हो सकता है आपको हिंदी में आ जाए उत्तराखंड रसद नीति। तो ये जो रसद नीति या लॉजिस्टिक नीति है, ये निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है। तो यहाँ लिखा भी है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। नीति में निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाकर माल परिवहन लागत को कम किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयर हाउस, ट्रक टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। इसके कुछ प्रावधान है, जैसे लॉजिस्टिक पार्क हुआ आईसीडी, ये है, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने के लिए 50 करोड़ तक परियोजना पर 8 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। यानी 50 करोड़ की अगर कोई परियोजना है तो उसमें 8 करोड़ की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा 50 से 150 करोड़ तक की परियोजना पर 24 करोड़ और 150 करोड़ से अधिक की परियोजना पर 32 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार आइडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। ये तो हमने पहले भी देख लिया था। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 साल तक निशुल्क इंक्यूबेशन की सुविधा। पर्वतीय क्षेत्रों में वेयर हाउस पर 2.5 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 5 करोड़ के निवेश पर 20% की सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। माल वाहक वाहनों की पार्किंग के लिए ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए 20% और 5,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 15% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। माल परिवहन के लिए यदि कोई व्यक्ति कम से कम 3 ट्रक खरीदता है तो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। और आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधा, पानी, सीवरेज, फायर, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 20% और ग्रीन लॉजिस्टिक के लिए 20% की सब्सिडी यहां पर दी जानी है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। अगली नीति है हमारे पास यहां पर उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019, ठीक है। इससे पहले उत्तराखंड राज्य के द्वारा फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में एक नीति लाई गई थी, उत्तराखंड फिल्म नीति, जिसमें 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। आपको पता ही होगा कि कुछ वर्षों पहले उत्तराखंड को मोस्ट फ्रेंडली स्टेट माना गया था फिल्म प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसी नीति के सहयोग से यह सब पॉसिबल हो पाया। कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं कि बंद पड़े सिनेमाघरों को चालू किया जाएगा। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बंद पड़े सिनेमाघर हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, जैसे 600 मीटर की ऊंचाई से अधिक स्थानों पर जो सिनेमाघर बंद पड़े हैं उन्हें दोबारा चालू किया जाएगा। फिल्म विकास निधि कोष का संचालन किया जाएगा। एक प्रकार का कोष बनाया जाएगा
इस कोर्स में जो फंड आएगा वो कैसे आएगा वो भी यहाँ पर दिया गया है कि सिनेमा घरों के मालिक फिल्म टिकट पर ₹1 प्रति दर्शकों की दर से फिल्म दर्शकों से वसूलेंगे। इस राशि को सिनेमा घरों के मालिक फिल्म विकास निधि कोष में जमा करवाएंगे। इस धनराशि का प्रयोग क्षेत्रीय भाषा फिल्म, हिंदी भाषा एवं अन्य भाषा की फिल्मों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र छात्राओं को वार्षिक 25,000 रुपए छात्रवृत्ति भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यानी वे लोग जो फिल्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। फिल्म प्रमाणीकरण परिषद का यहाँ पर गठन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में फिल्म निर्माण पर टैक्स पर लाभ भी यहाँ पर दिया जाएगा कि जिन फिल्मों की 75% शूटिंग या कुल आउटडोर शूटिंग की आधे से ज्यादा शूटिंग उत्तराखंड राज्य में होगी, उन फिल्मों की जीएसटी लागू होने की तारीख से जमा की गई एसजीएसटी की कुल राशि का 30% राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में फिल्म की शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए सरकार को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही फिल्म निर्माण के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस भी उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगली नीति है हमारे पास उत्तराखंड आईटी नीति, जिसे वर्ष 2016 में मंजूरी प्रदान की गई थी और इसके प्रावधान वर्ष 2025 तक लागू रहेंगे। तो उत्तराखंड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2016 से 25 को कैबिनेट ने दिसंबर 2016 में मंजूरी दी। इस नीति में आईटी उद्योगों को प्रदेश में आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सब्सिडी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यह नीति आगामी 10 साल के लिए तैयार की गई है और इसके कुछ प्रावधान है कि ए और बी श्रेणी के उद्योगों को 45% और अधिकतम 45 लाख रुपए तक की, और सी और डी श्रेणी के उद्योगों के लिए 35% और अधिकतम यहाँ पर 35 लाख होगा, ठीक है, अधिकतम 35 लाख रुपए की सब्सिडी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। आईटी उद्योगों द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर 10 से 20% की सब्सिडी के साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट की व्यवस्था प्रदान की गई है। उद्योगों को बिजली ड्यूटी पर सब्सिडी दी जाएगी। ए और बी श्रेणी के उद्योगों को 5 साल के लिए 100% और 5 साल के बाद 80% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सी और डी श्रेणी के उद्योगों को 80% की सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। आईटी नीति में कंपनियों को आकर्षित करने के लिए हार्डवेयर सब्सिडी, पेटेंट सब्सिडी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर भी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि प्रदेश के गठन के बाद सबसे पहले 2003 में आईटी नीति को बनाया गया था और इसके बाद वर्ष 2006 में इस नीति में कुछ संशोधन यहां पर किए गए थे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड प्रौद्योगिकी नीति 2018। उत्तराखंड में बायोटेक आधारित उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए नवाचार, अनुवाद क्षमता, उद्यमिता का पोषण करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में इस नीति को लाया गया था। और इस नीति के लक्ष्य क्या थे कि उत्तराखंड को बायोटेक निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करना, 2023 तक इस क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को आकर्षित करना, 2,000 कुशल लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना और वर्ष 2023 तक 5,000 कुशल लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना। इसी नीति में कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं कि शोध एवं विकास सलाहकार परियोजना, शोध एवं विकास सलाहकार परियोजना रिपोर्ट, मानकीकरण प्रमाण पत्र आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, ठीक है ना, आईपीआर, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रिपोर्ट है, ठीक है, और बाजार प्रोत्साहनों के लिए बायोटेक कंपनियों, इकाइयों, स्टार्टअप की सुविधा के लिए 5 करोड़ रुपए का बायोटेक कॉर्पस बनाया जाएगा, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना आपको,
कितने का कॉर्पस बनाया जाएगा, यानी एक फंड की व्यवस्था की जाएगी बायोटेक कॉर्पस बनाने की 5 करोड़ रुपए तक की। स्टार्टअप को बायोटेक कॉर्पस से 5 लाख रुपए प्रति यूनिट की सहायता के माध्यम से मेंटरशिप सपोर्ट, बायोटेक कॉर्पस के माध्यम से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किए गए खर्च की वापसी, बायोटेक कॉर्पस के माध्यम से विपणन कार्यक्रमों के लिए किए गए वास्तविक लागत के 30% की प्रतिपूर्ति और प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति यूनिट यहां पर मुहैया करवाया जाएगा। और 70 से 100 सदस्यों के न्यूनतम रोजगार और न्यूनतम 50 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले 2 विनिर्माण उद्योगों के लिए यह चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। और साथ ही उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी कमेटी के द्वारा, ठीक है, इन जो आपके बायोटेक जो फर्म्स है या उद्योग जो स्थापित किए जाएंगे उनको पहले मान्यता प्राप्त की जाएगी। और ये बायोटेक टेक्नोलॉजी कमेटी है क्या कि जैव प्रौद्योगिकी क्षमता को धरातल पर लाने और इन योजनाओं के प्रशासन और प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्य सरकार यूकेबीसी की स्थापना करेगी। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिव करेंगे, जो राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड मेगा औद्योगिकी और निवेश नीति 2015। इस नीति में संशोधन 2018 में किया गया है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। यह एक सक्षम नीति है जिसे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पूंजीगत निवेश के आधार पर बड़े मेगा और अल्ट्रा मेगा के रूप में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रावधान है जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स, पूंजीगत निवेश जिसका 50 करोड़ से 75 करोड़ रुपए का होगा उसे लार्ज प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट, पूंजीगत निवेश जिसमें 75 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक होगा। और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में 200 करोड़ से अधिक के जो भी क्या होंगे पूंजीगत निवेश किए जाएंगे, जिसमें वो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसी में ही कुछ प्रावधान है, जैसे ब्याज सब्सिडी लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 7% और अधिकतम 75 लाख रुपए, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 7% और अधिकतम 35 लाख। देखो परसेंटेज तो सेम है सब में, है ना, 7%। अल्ट्रा मेगा के लिए भी 7%, बट जो ये जो अमाउंट है इसमें चेंजेस है। ठीक है, तो लार्ज के लिए 25 लाख, मेगा के लिए 35 लाख रुपए और अल्ट्रा लार्ज के लिए 50 लाख रुपए का यहाँ पर सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी। SGST के लिए बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के बाद लार्ज इकाइयों के लिए 30%, मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए 50% SGST की प्रतिपूर्ति यहां पर की जाएगी। बिजली सहायता, बिजली बिल पर छूट यहां पर दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी पर यहां पर लगभग 50% तक की छूट यहां पर दी जाएगी। भूमि पंजीकरण शुल्क में भी यहां पर कुछ सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। नेक्स्ट बहुत सारे प्रावधान है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप इन पर नजर रख लीजिए। अधिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पेरोल की सहायता भी यहां पर की जानी है। और सिडकुल औद्योगिकी क्षेत्रों में भूमि लागत पर रियायत, मौजूदा दर जो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए है वो 15% और मेगा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 25% और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 30% की यहां पर रियायत दी जाएगी। यानी सिडकुल क्षेत्रों में अगर उद्योगों को स्थापित करना है तो उन पर भी कुछ यहाँ पर सरकार के द्वारा रियायतें दी जानी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई लार्ज प्रोजेक्ट है तो उस पर 15% की छूट, मेगा प्रोजेक्ट है तो 25% की छूट और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट है तो उस पर 30% की छूट यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तराखंड MSME नीति वर्ष 2015 में लागू की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ MSME को प्रोत्साहित करने के लिए MSME नीति 2015, ठीक है, आपको वर्ष याद रखना है, मंजूरी दी थी। नीति 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहनी थी। इस नीति के वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य लाभ पात्र उद्यम को उत्पादन शुरू होने से अधिकतम 10 वर्ष या 31 मार्च 2025 जो भी पहले हो तक उपलब्ध होंगे। और हाल ही में इस पर नई जो MSME नीति है उस पर काम भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चर्चा में है अभी, तो आने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो इसके मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं कि इस नीति के तहत उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रों को 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C और श्रेणी D। श्रेणी A के अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का पूरा जिला शामिल यहाँ पर किया गया है।
श्रेणी बी में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा का पूरा जिला और विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और राजपुर को छोड़कर जनपद देहरादून के समस्त पर्वतीय विकासखंड इसमें शामिल किए गए हैं श्रेणी बी के अंतर्गत। जैसे चक्राता हो गया आपका, ठीक है, सिवनी हो गया। हल्द्वानी एवं रामनगर को छोड़कर जनपद नैनीताल के समस्त पर्वतीय विकासखंड यहां पर शामिल किए गए हैं। श्रेणी सी के अंतर्गत जनपद देहरादून का जो प्लेन्स से रिलेटेड या जो मार्केट प्लेस है, जैसे रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला विकासखंड से संबंधित क्षेत्रफल जो समुद्र तल से 650 मीटर ऊंचे स्थित क्षेत्र में है, और जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकासखंड, यानी देहरादून और नैनीताल के वो क्षेत्र जो श्रेणी बी में शामिल नहीं थे उन्हें श्रेणी सी में यहां पर शामिल किया गया है। जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो पूर्ण रूप से क्या है आपके मैदानी जिले हैं, उन्हें श्रेणी डी में यहां पर शामिल किया गया है। जनपद देहरादून एवं नैनीताल का शेष क्षेत्र जो शेष ख और ग श्रेणी में भी सम्मिलित यहां पर नहीं किया गया है, उसे भी श्रेणी डी में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी जो मेन जो क्या है आपका मार्केट प्लेस है उसे यहां पर श्रेणी डी के अंतर्गत रखा गया है। यहां पर पूंजी निवेश में कुछ सब्सिडीज यहां पर एमएसएमई नीति के तहत दी गई है। जैसे श्रेणी ए के क्षेत्रों को अधिकतम 40% तक सब्सिडी या 40 लाख रुपए, श्रेणी बी को अधिकतम 35% या 35 लाख रुपए, श्रेणी सी को अधिकतम 30% या 30 लाख रुपए और श्रेणी डी को 15% या 15 लाख रुपए की सब्सिडी यहां पर मुहैया करवाई जाएगी। किस क्षेत्र में? पूंजी निवेश के क्षेत्र में, जो आप अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हो। ब्याज सब्सिडी की बात करें अगर, तो श्रेणी ए को अधिकतम 10% और श्रेणी बी को अधिकतम 8% और श्रेणी सी को अधिकतम 6%, जबकि श्रेणी डी को यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की गई है, सब्सिडी नहीं दी गई है। वैट यानी टैक्सेशन में अगर बात करें तो श्रेणी ए को पहले 5 साल के लिए 100% और उसके बाद 90%, जबकि श्रेणी बी के क्षेत्रों को 5 साल के लिए 100% और उसके बाद 75% की सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। वैट में प्रतिपूर्ति यहां पर दी जाएगी। और स्टाम्प शुल्क की बात करें तो ए, बी और सी के लिए 100% रियायत, जबकि डी के लिए श्रेणी डी के लिए 75% की रियायत यहां पर सुनिश्चित की गई है। ऐसे ही कुछ और रियायतें भी दी गई है, जैसे बिजली का बिल है ना, श्रेणी ए के लिए पहले 5 साल के लिए बिजली बिल में 100% और उसके बाद 75% की छूट, जबकि बी के लिए पहले 5 साल के लिए बिजली बिल में 100% और उसके बाद 60% की यहां पर छूट दी गई है। नेक्स्ट, स्वरोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित भी कुछ प्रावधान इस नीति में किए गए हैं। जैसे उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को छोटे ऋण प्रदान किए जाएंगे। वो सीमा क्या होगी कि निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए, और शहरी क्षेत्रों में 15 से 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 से 35% की दर से मार्जिन मनी की सहायता भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ध्यान रखना है, निर्माण क्षेत्र से संबंधित जो भी आप लोग क्या करोगे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्थापना की जाएगी, उनके लिए 5 लाख रुपए तक का, और जबकि बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए ये 3 लाख रुपए। आपको ये अमाउंट यहाँ पर ध्यान रखनी है। महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भी इस पर विशेष कार्य किए गए हैं। जैसे विनिर्माण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 25% पूंजी सब्सिडी, जो कि अधिकतम 25 लाख रुपए तक, या फिर ब्याज सब्सिडी जो 6% या अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति वर्ष होगी, है ना। इससे महिला सशक्तिकरण या फिर महिला उद्यमिता को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल ही में आई है कि उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो वहां पर नई सौर ऊर्जा नीति यानी उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी यहां पर प्रदान की गई। इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया गया है। ये योजना इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको इसके जो प्रावधान है ध्यान रखने हैं। निजी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए सरकारी या निजी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकती हैं। यूपीसीएल के स्तर से राज्य के बाहर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकेंगी।
जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा उसे 70% या 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, जिससे रोजगार सृजन में भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को, उरेडा के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, उरेडा एजेंसी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, यूपीसीएल और ऊर्जा का एक ग्रीन टैरिफ प्रस्ताव तैयार करेगा। आपको ध्यान रखना है भैया ना, कौन तैयार करेगा, यूपीसीएल, जो कि नियामक आयोग को भेजा जाएगा, यानी रेगुलेटरी कमीशन को भेजा जाएगा। नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन टैरिफ चुनने का विकल्प दे सकता है। आसानी से पहुंच बनाने और निगरानी के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग, ठीक है, या फिर ग्रुप नेट मीटरिंग GNM का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है जब साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपका मेंस का कोई एग्जाम आने वाला जो होगा, तो वहां पर ये सारी चीजें हो सकता है 2 नंबर में पूछ ली जाए, VNM या फिर GNM क्या होता है। ठीक है, वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग से क्या समझते हो आप लोग, और इस नीति के प्रावधान वहां पर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सिंगल विंडो के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा, यानी मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग हो जाएगी वो ऑनलाइन हो जाएगी। जो भी प्रोजेक्ट लगेगा यूपीसीएल को अनिवार्य तौर पर उससे बिजली खरीदनी होगी। इससे निवेशकों का जोखिम भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को यहां पर मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर कुछ चीजें समराइज करी गई हैं, खासकर प्री एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और ग्रुप सी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो जो नीतियां जो पीछे कवर नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर हमने मैक्सिमम करंट में और जो आज की डेट में चली आ रही नीतियां हैं उससे संबंधित ही नीतियों के प्रावधान देखे थे। तो जो बाकी नीतियां हैं, जैसे कुछ पहली नीतियां जो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी, उनका एक डेटा यहाँ पर तैयार किया गया है। जैसे पहली खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। ऐसे पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को। आपको ध्यान रखना है, पर्यटन से संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे वर्ष 2001 और 2015, वर्ष 2001 और 2015 को राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड मत्स्य नीति वर्ष 2002 की है। जनसंख्या स्वास्थ्य नीति 6 फरवरी 2003 की है। पौधरोपण नीति 6 जून 2006। नवीनीकरण ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008। युवा नीति 5 सितंबर 2011। पहली जो खेल नीति जारी की गई थी वो 16 जनवरी 2006 को। और ध्यान रखना, नई खेल नीति 23 नवंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। एकीकृत औद्योगिक नीति इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 अप्रैल 2008 को, और इसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था, और जिस नीति का लाभ 2025 तक यहां पर उपलब्ध होगा। पहली औद्योगिक नीति जो थी वो 8 जुलाई 2001 को, और पहली स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति वर्ष 2002 को लॉन्च की गई, और नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति वर्ष 2013 में यहां पर लॉन्च की गई। ठीक है, तो ये कुछ उत्तराखंड की जो प्रमुख नीतियां थी उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और इसी तरीके से जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो हमारा सेशन चल रहा है, तो वीक में थर्सडे को हम यहाँ पर करंट अफेयर का सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, और उसी वीक में 1 या 2 सेशन ऐसे लेके आएंगे जो करंट से रिलेटेड है या फिर जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी योजनाएं हो गई, नीतियां हमने यहाँ पर कवर कर ली। इससे पहले हमने यहाँ पर उत्तराखंड का इंडेक्सेस, ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है देश में, उससे संबंधित सूचकांक भी यहाँ पर लेकर आए थे। और इसी तरीके से अन्य परीक्षा उपयोगी सेशन यहाँ पर समय समय पर आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन परीक्षा उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आपको मदद करेंगे, तो आप इन सेशंस को लाइक करो। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, यानी इनको शेयर भी कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको
एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में कई बच्चे ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो ये सोर्स बहुत अच्छा है। यदि किसी को लगता है कि किसी फैक्ट में कोई त्रुटि है, क्योंकि फैक्ट में कुछ गलतियां हो सकती है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम उन्हें नेक्स्ट सेशन में सही करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।